कुछ अकाउंटेंट और बिजनेसमैन ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिनकी वजह से बिजनेस को या तो लीगल नोटिस मिलते रहते हैं या फिर पेनल्टी लग जाती है। तो अगर आप चाहते हैं आपसे ऐसी मिस्टेक ना हो या फिर आप ऐसे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं जिनके पास जीएसटी की पूरी नॉलेज हो, तो ये क्लास आपके लिए। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक जीएसटी। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पहले वो क्लास देख लीजिए। और आज जीएसटी की एडवांस क्लास जिसमें हम समझेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर, इन दोनों की रिटर्न फाइलिंग और आईटीसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइलिंग तक की पूरी प्रोसेस की थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो बिना एक पॉइंट को मिस किए ये क्लास एंड तक देखनी है आपको। स्टार्ट करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। आपने देखा होगा कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो इनवॉइस बनाते हैं और आपसे जीएसटी कलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें परमिशन देती है कि आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करो और हमें डिपॉजिट करो, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। और कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्हें परमिशन नहीं होती है कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करने की या फिर इनवॉइस बनाने की। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गवर्नमेंट ने टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या बताई है। अगर आप एक गुड्स प्रोवाइडर है जैसे ट्रेडर या फिर मैन्युफैक्चर और आपकी 1 साल का टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर गया है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। और अगर आपका बिजनेस स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट में है जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम, तो वहाँ पे 20 लाख की टर्नओवर क्रॉस होने पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। और दूसरा, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, सेवाएं देने का काम करते हैं जैसे यूनिवर्सिटी हो गई या फिर आपकी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है और 1 साल की टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गई है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। और वही अगर स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट में आपका बिजनेस है तो 10 लाख का टर्नओवर क्रॉस करने पे आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। ये तो टर्नओवर के बेस पे थ्रेशोल्ड लिमिट बताई है कि इतना टर्नओवर होने पे मैंडेटरी है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन वाले बिजनेस जहाँ पे टर्नओवर मैटर ही नहीं करती है, आपका चाहे कितना भी 2-3 लाख का ही टर्नओवर क्यों ना हो, लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, ई कॉमर्स सेलर हैं तो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, तो वहाँ पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। दूसरा, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई देना चाहते हैं यानी कि आपका बिजनेस जो है वो पूरे इंडिया में सेलिंग करता है तो वहाँ पे आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। और अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऐसे जिनके बिजनेस का कोई फिक्स पैलेस नहीं होता है, जो कहीं पे भी अपनी स्टॉल लगाते हैं, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। यहाँ पे भी टर्नओवर लिमिट मैटर ही नहीं करती है, चाहे आपका 2-3 लाख का ही टर्नओवर क्यों ना हो, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे मैंने बताया कि जिनके बिजनेस की फिक्स पैलेस नहीं होती है, वो कहीं पे भी स्टॉल लगा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे राजस्थान के जोधपुर में उद्योग हस्तशिल्प मेला लगा था, वहाँ पे एक दिल्ली का व्यापारी आया और उसने अपनी स्टॉल लगाई है तो उसे पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर आप एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट्स कैसे? जैसे कि जो फॉरेनर्स आके इंडिया में बिजनेस करते हैं, आपने देखा होगा नेपाली आते हैं और विंटर सेल लगाते हैं, तो उनको यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, ये सेल लगाने के लिए पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एज ए एनआरटीपी बेस पे, यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के थ्रू। तो ये तो था जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने का मैंडेटरी क्राइटेरिया जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्मॉल बिजनेस है, 10-15 लाख की टर्नओवर है, लेकिन फिर भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। टर्नओवर की लिमिट क्रॉस होने के बाद तो बस कंपल्सरी हो जाता है, नहीं करवाते हो तो फिर लीगल नोटिस मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या बेनिफिट्स है एक बिजनेस को। एक तो उसकी आइडेंटिटी होती है कि ये एक लीगल बिजनेस है। दूसरा, अगर रजिस्टर्ड है तो बड़ी कंपनीज उनके साथ डील करेंगी और उनको स्टॉक भी दे देगी क्रेडिट में, उधार में, और वो कहीं पे भी इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। उन पे कस्टमर ट्रस्ट भी करेंगे, उन्हें आईटीसी का बेनिफिट भी मिलेगा। आईटीसी आगे हम समझेंगे, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये आईटीसी। जीएसटी में इसे नहीं समझा तो मतलब कुछ नहीं समझा, और ज़्यादातर अकाउंटेंट को इसी की नॉलेज नहीं होती है तो वो मिस्टेक कर जाते हैं, तो आईटीसी को हम आगे समझेंगे।
तो ये सारे बेनिफिट्स देखते हुए बिजनेस ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करवा ही सकता है। तो अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है और इसकी क्या प्रोसेस है कि ऑफिशियल पोर्टल है www.gst.government.in.com। ये जो मैंने पोर्टल बताया है ये जीएसटी का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन भी होता है और रिटर्न फाइलिंग भी होती है और जो टैक्स पे रजिस्टर्ड है उन सब की डिटेल, उन्होंने कब कौन सी रिटर्न भरी है, वो सारी डिटेल यहीं पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आप करवाते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स, बिजली बिल, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो तो सीए देख ही लेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पैन कार्ड किसका लगेगा। अगर आप अपने बिजनेस के एक ही ऑनर है, आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तब तो आपका पैन कार्ड यूज हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है तो किसका पैन कार्ड लगेगा, ये डाउट आपको आया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस का पैन कार्ड बनता है, वो यूज होता है। फिर आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 15 डिजिट के जीएसटी नंबर मिलते हैं जिनको बोलते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक बिजनेस की पहचान होती है। अब ये जो 15 डिजिट के नंबर है इनमें क्या क्या डिटेल है ये बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेंट ज़्यादातर यही गलत टाइप कर देते हैं, जब इनवॉइस बनाते हैं तो जीएसटी नंबर गलत टाइप कर देते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि इनमें क्या डिटेल होती है एक्चुअल में। तो अगर मैं अपने बिजनेस के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 डिजिट मेरे स्टेट कोड आएंगे। अगर मैं राजस्थान से हूँ तो 08, पंजाब से तो 03, दिल्ली से करवा रही हूँ तो 07, ऐसे स्टेट कोड होता है। तो सबसे पहले 2 स्टेट कोड, फिर 10 डिजिट के पैन कार्ड नंबर जिसमें 5 अल्फ़ाबेट और 4 नंबर, फिर 1 अल्फ़ाबेट होता है। उसके बाद 13वां डिजिट होता है रजिस्ट्रेशन टाइप या फिर एंटिटी कोड, कि अगर मैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ, इससे पहले मेरा कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, तो मेरे को मिलेंगे 1 नंबर। मेरा एक बिजनेस पहले से ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मैं सेकंड टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ, तो यहाँ पे मिलेंगे 2 नंबर। तो यहाँ तक की जितनी डिटेल है वो सब मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आएगी, और 14 और 15 डिजिट जो है वो गवर्नमेंट की सीरीज के अकॉर्डिंग चेक सम डिजिट और बाय डिफ़ॉल्ट डिजिट आता है। तो ये होता है 15 डिजिट के जीएसटी नंबर। इनकी नॉलेज थोड़ी आपको रखनी है क्योंकि बहुत मिस्टेक करते हैं अकाउंटेंट इन्हीं नंबर्स को लेकर। जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या फिर कंपोजिशन डीलर। ये 2 गवर्नमेंट की स्कीम रखी गई है कि जो छोटे टैक्स पेयर है, स्मॉल बिजनेस, इनका कम टर्नओवर है, इनको कंपोजिशन स्कीम दी गई है जिनमें टैक्स सिस्टम को बहुत ज़्यादा सिंपल रखा गया है। और दूसरे वो बिजनेस आते हैं जिनका टर्नओवर ज़्यादा है, ज़्यादा सेल होती है, तो उनके लिए है रेगुलर डीलर वाली स्कीम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और रिटर्न फाइलिंग के रूल्स अलग अलग है, तो उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रेगुलर डीलर को। ज़्यादातर जो बिजनेस है वो रेगुलर डीलर में ही रजिस्टर्ड होता है क्योंकि इसमें थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा है, वो आप ही समझ जाएंगे। ऐसा कोई बिजनेस जिसका 1 साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से प्लस कर गया है तो उन्हें रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। इससे पहले अगर कोई बिजनेस रेगुलर डीलर बनना चाहे तो भी बन सकता है, लेकिन 1.5 करोड़ के बाद मैंडेटरी है। इनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये किसी भी स्टेट में सप्लाई कर सकते हैं, जबकि कंपोजिशन डीलर ऐसा नहीं कर सकते हैं। इनका काम होता है कि सेल पे कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करो और अपनी आईटीसी क्लेम करके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो। अब ये आईटीसी क्या है तो इसको हम आगे रिटर्न फाइलिंग में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि रेगुलर डीलर कैसे अपनी आईटीसी क्लेम करता है और आईटीसी होती क्या है। अब अगर आपके पास कोई इनवॉइस आया है, आप कैसे समझेंगे कि ये रेगुलर डीलर का है या फिर कंपोजिशन डीलर का है। तो इनवॉइस में सबसे ऊपर नाम जो लिखा रहता है, टाइटल, टैक्स इनवॉइस या फिर जीएसटी इनवॉइस या इनवॉइस, तो वो इनवॉइस रेगुलर डीलर का है। और रेगुलर डीलर अपने इनवॉइस में जीएसटी को अलग से शो भी करवाता है। तो अब समझते हैं कि रेगुलर डीलर अपनी रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। नॉर्मली इनको मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है क्योंकि बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा सेल होती है, इनवॉइस भी ज़्यादा बनता है, तो इनको हर महीने जीएसटी की रिटर्न भरनी होती है। ये हर महीने जीएसटी की 2 रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे कि अप्रैल मंथ में इन्होंने जितनी भी सेल की है उसकी रिटर्न भरेंगे जीएसटीआर 1, जो कि मई मंथ की 11 तारीख तक इनको रिटर्न फाइल करनी होती है। और दूसरी रिटर्न होती है जीएसटीआर 3B, जिसमें पूरे मंथ की समरी और टैक्स का पेमेंट होता है। इसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है, जैसे अप्रैल मंथ की ये समरी है तो मई मंथ की 20 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी होती है।
आपका डाउट आया होगा कि जब सेल की अलग से रिटर्न फाइल होती है तो परचेस की रिटर्न फाइल क्यों नहीं होती है। परचेस की रिटर्न फाइल नहीं करनी होती है क्योंकि इसका डेटा अपने आप पोर्टल पे अपलोड हो जाता है। जिन भी टैक्स पेयर ने सेल की रिटर्न फाइल की है तो उनके क्लाइंट जो है जिन्होंने उनसे परचेस की है तो उनका डेटा तो अपने आप पोर्टल पे अपलोड हो ही जाता है, तो इसलिए परचेस की रिटर्न फाइल नहीं करनी होती है। तो रेगुलर डीलर ये मंथली बेस पे 2 रिटर्न फाइल करते हैं और एक GSTR 9 की रिटर्न फाइल करते हैं ईयर एंड होने पे, जिसमें पूरे 1 साल का डेटा रहता है, जिसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। तो ये तो हमने पढ़ी है रेगुलर डीलर की रिटर्न, लेकिन ये टैक्स कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसका क्या मेथड रहता है और अपनी ITC कैसे क्लेम करते हैं, इसमें आप ITC को भी अच्छे से समझ जाएंगे। 1 महीने में जितने भी इन्होंने परचेस की है इसे माना जाएगा इनपुट और सेल को हम बोलते हैं आउटपुट। अब मान के चले रेगुलर डीलर ने 1 महीने में 50,000 का गुड्स खरीदा और उस पर 18% पे की, यानी कि 9,000 रुपये इनके GST परचेस पे दी हुई है और यही आइटम ये आगे बेचेंगे 80,000 रुपये में। अब प्रॉफिट तो हर बिजनेस रखता है, तो यही गुड्स इन्होंने 80,000 में आगे सेल कर दिया, जिस पे 18% लगाने पे अमाउंट बना GST का 14,400। ये इनकी क्या है, सेल, जिसे हम बोलते हैं आउटपुट। अब जब ये GST रिटर्न भरेंगे तो टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए मेथड लगाते हैं आउटपुट माइनस ITC इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट मतलब सेल पे इन्होंने कितनी GST कलेक्ट की। इन्होंने 14,400 रुपये कस्टमर से GST कलेक्ट की, लेकिन परचेस करते टाइम तो इन्होंने ऑलरेडी 9,000 अपने पास से GST दे रखी है, तो इससे ये माइनस करेंगे। तो परचेस को क्या बोलते हैं हम, इनपुट, ये जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC क्लेम करना। तो यही होता है ITC। सेल पे कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करो, उसमें से अपनी परचेस पे दी हुई GST को माइनस करो और जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को पे कर दो। तो इसमें क्या हुआ, 14,400 सेल पे टैक्स बन रहा है और 9,000 की ITC माइनस करने पर 5,400 रुपये टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, जो कि ये गवर्नमेंट को पे करेंगे। एक आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, रेगुलर डीलर के लिए गवर्नमेंट ने एक रिलीफ भी रखा है कि अगर कोई बिजनेस जो रेगुलर डीलर में रजिस्टर्ड है लेकिन उनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो वो हर महीने रिटर्न भरने की जगह क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में एक बार रिटर्न भी भर सकते हैं, लेकिन मंथली पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब आपका ये डाउट आया होगा कि जब रिटर्न क्वार्टरली भर रहे हैं 3 महीने में, तो फिर मंथली पेमेंट किस बेस पे करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो नॉर्मली इनमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये सेल्फ असेसमेंट के थ्रू करेंगे जिसमें ये चालान के बेस पे टैक्स का पेमेंट कर देंगे, या फिर पिछली जो रिटर्न थी उसके बेस पर 35% GST पे करेंगे। तो ये होता है QRMP। ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज के लिए था। अब हम समझ लेते हैं कंपोजिशन डीलर। जैसा कि मैंने बताया, ये स्कीम स्मॉल बिजनेस वालों के लिए रखी गई है, जिसमें टैक्स सिस्टम को बहुत ज्यादा सिंपल रखा गया और रिटर्न फाइलिंग मेथड को भी बहुत ज्यादा सिंपल रखा गया है। अगर ऐसा कोई बिजनेस जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक ही है तो वो कंपोजिशन डीलर के अंदर रजिस्टर्ड रह सकते हैं। 1.5 करोड़ से ऊपर होता तो हमने पढ़ा ही था रेगुलर डीलर। कंपोजिशन डीलर के लिए है कि ये सिर्फ अपने स्टेट में ही सप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपके पास इनका इनवॉइस आएगा तो आप कैसे पहचान करेंगे, इनके इनवॉइस का नाम होता है बिल ऑफ सप्लाई, और ये अपने इनवॉइस में GST शो नहीं करवाते क्योंकि ये कस्टमर से GST कलेक्ट करते ही नहीं है। ये सिर्फ अपनी सेल का 1% GST गवर्नमेंट को पे करते हैं, ना कि कस्टमर से कलेक्ट करके, और इसीलिए इनको ITC का लाभ भी नहीं मिलता, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इनको नहीं मिलता है। तो ये भी समझ लेते हैं कि कंपोजिशन डीलर कैसे रिटर्न फाइल करता है। कंपोजिशन डीलर मैंने बताया कि स्मॉल बिजनेस होता है तो कम सेल होगी इनकी, तो कम इनवॉइस बनेंगे, तो इनको हर महीने GST की रिटर्न नहीं फाइल करनी होती है। ये क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं, यानी कि 3 महीने में एक बार। अप्रैल, मई और जून 3 महीने का एक क्वार्टर जिसकी रिटर्न फाइल करेंगे ये CMP 08 की 18 जुलाई को, और इसमें मान के चले इन्होंने 3 महीने 10 लाख की सेल की और 10 लाख का 1% अगर ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो लायबिलिटी बनती है 10,000 जो गवर्नमेंट को पे करनी है। बहुत ही सिंपल मेथड इनके लिए रखा गया है। और ये एक एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 4, पूरे 1 साल की इनमें समरी होती है। ये रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट रहती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जून मंथ में 30 तारीख तक। पहले इसकी ड्यू डेट थी
अप्रैल मंथ की 30 तारीख। कंपोजिशन डीलर में जो मैन्युफैक्चर और ट्रेडर रजिस्टर्ड होते हैं उनको अपनी सेल का 1% देना होता है। अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट है तो उनको अपनी सेल का 5% देना पड़ता है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उन्हें अपनी सेल का 6% टैक्स पे करना पड़ता है। आज की इस एडवांस जीएसटी की क्लास में हमने समझा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स कैलकुलेशन, रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर, आईटीसी कॉन्सेप्ट। इनमें से किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कोई डाउट रह गया है तो वो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ये तो सिर्फ थ्योरी थी, अगर आप प्रैक्टिकल टैली समझेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बने रहिए ऐसे ही, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस क्लास को आगे आपको शेयर भी करना है। जो भी टैली सीखना चाहते हैं उनको ये पूरी प्लेलिस्ट आप शेयर करते हैं।